अविमुक्त क्षेत्र काशी से एक बार फिर सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए विषय के साथ। दर्शकों, कहते हैं कि धन से अभाव तो दूर हो जाता है, लेकिन लगाव और मनोभाव के लिए अपनों और अपनेपन की जरूरत होती है। और जब इस दिशा में हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो ये एक कदम, महज एक कदम, किसी वंचित की, किसी निराश्रित की पूरी दुनिया बदल देता है। और समाज के प्रति हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसा करें कि समाज में अपराध और इस तरीके की कुत्सित मानसिकता जो किसी वंचित के मन से निकलती है, उसे रोक सकें। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। और हमसे चर्चा करने के लिए और आज जो विषय हमने चुना है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या होती है गोद लेने की, बहुत सारे ऐसे सवाल हम तक आते रहते हैं। और इन्हीं सवालों के उत्तर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिशिर श्रीवास्तव जी। आप सचिव हैं स्वनाथ परिषद काशी प्रांत के, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा उपाध्याय जी। आप अध्यक्ष हैं न्यायपीठ बाल कल्याण समिति, और साथ ही साथ स्वनाथ परिषद में बतौर कार्यक्रम समन्वयक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो बहुत ही भावुक पहलू है मानव जीवन का और समाज का। किसी निराश्रित, किसी वंचित, और अगर थोड़ा-सा हम अगर खराब शब्दों में कहें तो अनाथ। सुनने में खराब लगता है, बोलने में खराब लगता है, लेकिन ये कटु सच है हमारे समाज में किन्हीं कारणों से। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अनाथ की क्या परिभाषा है आप लोगों के माध्यम से। तो शिशिर जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे कि किन्हें हम अनाथ मानते हैं? देखिए, अनाथ हम उन्हें मानते हैं जिनके माता-पिता का देहांत हो गया हो। जी। उसके बाद वो बच्चा या तो परिवार में रह रहा हो या सड़क पर रह रहा हो। हुँ, हुँ। आजकल ज़्यादातर मामले होते हैं कि जैसे ही माँ-बाप गुज़रते हैं, परिवार वाले उनसे नाता तोड़ लेते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे मामा-मामी, चाचा-चाची, बुआ-दादी कोई न कोई उन बच्चों को पाल लेता था। जी। मगर आज के परिवेश में ये बच्चे सड़क पर आ जाते हैं और ये ज़्यादातर अनाथालय में आ जाते हैं। जी। पहले तो ये अनाथ बच्चे यहाँ पर मिलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इल्लीगल, जिनकी पैदाइश होती है और लोग हॉस्पिटलों में छोड़ देते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं, रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। वो बच्चे अनाथ होकर के शेल्टर होम में आते हैं। जी। तो जो हमारी परिभाषा है वो यही है कि जिनके माँ-बाप नहीं है वो बच्चा बिल्कुल अनाथ। जी, बिल्कुल। और इसी के साथ आप ही से ये भी हम जानना चाहेंगे कि अनाथ तो हमने कई बार सुना है, नाथ भी सुना है, लेकिन आजकल हम स्वनाथ भी सुन रहे हैं। तो स्वनाथ की क्या परिकल्पना है? क्या है स्वनाथ? बिल्कुल, सोनात की ये है कि ये सोनात परिषद अकोला में सन 2000 में स्थापित हुआ, जी। जो कि अनाथ हमारी संस्था का ये मानना है कि जो बच्चा अनाथ है वो अनाथ नहीं, वो स्वनाथ है, वो खुद का नाथ है। जी। वो हम उसको अनाथ नहीं कह सकते। तो इन्हीं को लेकर के अकोला में हमारा एक शेल्टर होम चलता है और एडॉप्शन एजेंसी भी खोलने की बात चल रही है वहाँ पर। उसी क्रम में सोनाथ परिषद काशी पिछले विगत 2 वर्षों से बनारस में काम कर रहा है, जी। जिसका मैं सचिव हूँ और मैडम उसके कार्यक्रम समन्वय के जो भी प्रोग्राम होते हैं। जी। तो अब तक हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम यहाँ पर किया, 2 हमने प्रोग्राम किया है। विद्यारंभ संस्कार, हुँ, हमारे हुँ। जो 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, उसमें 10वां संस्कार ये विद्यारंभ संस्कार होता है। तो जी। ये 2 विद्यारंभ संस्कार हमने किया है और इन अनाथ बच्चों को लेकर के किया है कि जी। जब ये 3 से 6 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। ये प्रोग्राम करते हैं और हम समाज के ऐसे नागर समाज के पति-पत्नी जो अपने सारे कामों को कर चुके हैं, कुछ समाज सेवा के लिए करना चाहते हैं, उनको उनका अभिभावक बनाते हैं। जी। और 1 दिन का ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद से हमारी कोशिश ये रहती है कि वो अभिभावक उन बच्चों को उनके एजुकेशन में जब तक कि वो 18 साल के ना हो जाए, हुँ, हुँ। उनको वो सपोर्ट करते रहें। ऐसा नहीं कि पैसे से ही कोई सपोर्ट कर सकता है। जी, बिल्कुल। किसी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है हुँ, और हुँ। वो स्लम एरिया में रह रहा है, कहीं गरीबी में रह रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि हम डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। एक भाव हो गया डॉक्टर बनना है, हुँ, हुँ। इंजीनियर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, मगर वो किस प्रक्रिया से हमें चलना है, वो अभिभावक उनको गाइड करते रहें। जी। तो ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है काशी में कि इस चीज़ को कर पाएँ। इसके अलावा हम लोग एक काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किए हुए हैं, जो
दत्तक ग्रहण और फास्टर केयर के बारे में लोगों को जागरूक करता है। जी, बिल्कुल। और बहुत ही सराहनीय सत्प्रयास है ये, एक ऐसी दिशा में जिस तरफ हमारा ध्यान तो जाता है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, इसी सवाल में उलझे से रह जाते हैं। तो चलिए इन सवालों के आज उत्तर तलाशते हैं। और आगे बढ़ते हुए स्नेहा जी आपसे जानना चाहते हैं कि अभी चूँकि आप न्यायपीठ से जुड़ी हुई हैं, तो जो गोद लेने की प्रक्रिया है, वो क्या है? और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी संकोच कर जाते हैं बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसमें उलझेंगे तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमें दो-चार होना पड़ेगा। तो आज आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और कैसे ये संपन्न की जा सकती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे तो लेना चाहते हैं, लेकिन जी, प्रक्रिया नहीं पता है, जी, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बहुत लोग मिसगाइड करते हैं। जी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि गोद कोई भी जी, ऐसे सक्षम परिवार, पति-पत्नी ले सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं बच्चों की ज़रूरत है, जी। छोटे हुँ, बच्चों हुँ। की। और प्रक्रिया इसमें एक ही है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। जी, ये एक ऐसा पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसपे आपको अपनी सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन अभी आगे बताया जाएगा कि वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। हुँ, हुँ। और इसमें माता-पिता की जो भी आयु है वो 110 से आयु पति-पत्नी की मिला के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जी, फिर ऐसे बच्चों को माता-पिता जो सक्षम होते हैं, उन्हें गोद ले बच्चे ले सकते हैं। जी। तो माता-पिता की आयु दोनों की मिला कर के 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अ, हम समझ पा रहे हैं कि मेरे जैसे ही आप सबके मन में भी अभी थोड़ी-सी शंका बनी हुई कि इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए इसके मतलब को भी समझते हैं और शिशिर जी आपसे हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे इसके क्या मायने हुए? देखिए, जो 110 साल हमारा है वो मैक्सिमम है। जी। स्टार्टिंग हमारा हो जाता है कि 80 साल तक अगर पति-पत्नी की उम्र है, हुँ, हुँ। तो उसको 0 से 2 साल तक का बच्चा गोद मिल सकता है। जी, और उसके ऊपर 80 से 85 है तो उसको 2 से 4 साल का बच्चा गोद मिल सकता है। जी। इसी तरीके से 190 110 साल तक के बच्चे जो हैं, वो 8 से 18 साल तक के बच्चे उनको गोद में मिल सकते हैं। तो ये पूरा एक चार्ट है, मैं अभी आपको उपलब्ध करा दूँगा, उसको भी आप अपने दर्शकों को बता सकती हैं, बिल्कुल। चार्ट से वो समझ पाएँगे हुँ, कि हुँ। कैसे किस उम्र में पति-पत्नी की उम्र है, उस हिसाब से उनको वो बच्चे मिलते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमको जन्म लिया हुआ ही बच्चा गोद में मिल जाए, 6 महीने का बच्चा मिल जाए, मगर ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया हमारी है, इसकी वजह से ये टेबल बनाया गया है। जी, निश्चित। तो ये पूरी प्रक्रिया भी आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से आगे और भी विस्तार से समझाई जाएगी। तो उम्र की पात्रता के साथ और क्या-क्या पात्रता होनी चाहिए और किन-किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम कारा पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं? चलिए जानते हैं स्नेहा जी से कि स्नेहा जी जब कारा पे रजिस्ट्रेशन जैसा आपने बताया कि जो लोग गोद लेने के इच्छुक हैं, उन्हें इस वेबसाइट पे जाकर के पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसे अपनानी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में दस्तावेज़ भी आते होंगे, वो कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं? इसमें टोटल 8 दस्तावेज़ आते हैं। जी। जैसे पहला हो गया आधार कार्ड, हुँ, हुँ। पैन कार्ड, जी। आय प्रमाण पत्र, हुँ, हुँ। डॉक्टर से मेडिकली फिट का, फिजिकली फिट भी, हुँ, हुँ। फिर मेंटली फिट भी होने चाहिए। और एक आता है कि ऐसा भी होना चाहिए कि क्या मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ये माँ नहीं बन सकती। जी। आपके पास ये मेडिकल वाली हैं, हुँ, हुँ। तो ये भी आ सकती हैं। हुँ, हुँ। और जॉइंट फ़ोटो माता और पिता की होनी जी। चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी। शैक्षणिक मीन्स माता-पिता कितने पढ़े-लिखे हैं, जी। उनका मतलब एक एजुकेशन सर्टिफ़िकेट भी, हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें कारा के वेबसाइट पे अपलोड होंगी। जी। उसके बाद क्या कहते हैं डीसीपीयू का प्रोसीजर आता है, वो फैमिली बैकग्राउंड चेक करने जाती है कि जो जी। भी सर्टिफ़िकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, हुँ, हुँ। वो मतलब एक प्रॉपर वे में है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो जी। इसके लिए एसआईआर डीसीपीयू करने जाती है, फिर जब वो रिपोर्ट लगाती है, फिर कारा से जो है प्रोसीडिंग वो स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो ये वो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, इन्हें आप भली-भाँति समझ लें यदि आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इच्छुक है गोद लेने के लिए या आपके मन में भी ये सद्भावना है कि हम किसी बच्चे का कल्याण करें, उसे अपना घर, आंगन जैसा वातावरण दें, तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार ने तय कर रखी है, ये मानदंड पूरे करने ही होंगे। इसी के साथ-साथ जब हम शिशिर जी इस प्रक्रिया में आते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, उसके बाद हम तक कैसे सूचना मिलेगी, हम कहाँ संपर्क करेंगे कि आगे क्या करना है?
जी हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी तो एसआईआर होता है। जब एसआईआर अपलोड हो जाता है, जो हम्म, डीसीपीयू कर लेता है, जी तब आपका वेटिंग स्टार्ट होता है हम्म, और ये दिखा रहा है कि आप कितने नंबर पर हैं और टेंटेटिवली कितने दिनों में आपका नंबर आ जाएगा बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। जी यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इन लोग से गुज़ारिश करूँगा कि जो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएँ, उसको हमेशा एक्टिव रखें वो लोग। जी क्योंकि कई बार मोबाइल चेंज कर देते हैं और एसएमएस आता है तो वो चांस आपका लैप्स कर जाता है। जी इनके साथ एक प्रक्रिया ये है कि एक बार एसएमएस आया और अगर आपने उस एसएमएस को नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो वो आप बहुत पीछे चले जाएँगे। जी एक आपको मौका मिलेगा और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप फिर लाइन में पीछे जाकर के खड़े हो जाएँगे। तो इस चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ें जिसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ईमेल ना चेंज करें, मोबाइल ना चेंज करें और समय-समय पर पोर्टल पर जाकर के यूज़र पासवर्ड से हम देखते रहें कि हमारा वेटिंग कितना चल रहा है। 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 8 महीने में नंबर आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जी तो जो एसआईआर होती है इसमें थोड़ा-सा मैं बता दूँ, फीस का भी प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। जी 6,500 रुपए फीस लगते हैं जो एक सोशल वर्कर जाकर के आपका इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो दस्तावेज आपने दिया वो सही है। दूसरा ये देखता है कि बच्चा जब आपके घर में आए, तो बच्चे को जान-माल का कोई खतरा न रहे। जी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि हम्म, लोग बच्चे तो ले लेते हैं मगर घर के लोग ही नहीं चाहते कि आदमी बच्चा अडॉप्ट करे, जी क्योंकि वो प्रॉपर्टी का मामला होता है। तो ये हमारा सोशल वर्कर जाकर के उस चीज़ को चेक करता है। वहाँ पर आपको 6,500 रुपए की फीस जमा करनी होती है और बच्चा जब अप्रूव हो जाता है, बच्चा आपको मिल जाता है, तो एडॉप्शन की प्रक्रिया कानूनी रूप से कराने के लिए 50,000 रुपए की फीस होती है। जी तो ये 2 चीज़ आप दिमाग में हमेशा रखें कि ये फीस हमें पे करना है। बिल्कुल। और जब बात कानून की आ गई जो है कि कानून प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है, तो ये कौन-कौन सी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, वो कौन-कौन से कानून हैं, जो बच्चा गोद लेने की जब हम प्रक्रिया में उतरते हैं, तो हमें इनका सामना करना पड़ता है? तो स्नेहा जी आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे। जी, कानूनी प्रक्रिया 2 तरीके से है हमारे यहाँ। एक जी। हामा है, हुँ, हुँ। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जी, और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जी, इसी के अंदर 2 ही कानूनी प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम बच्चे ले सकते हैं कानूनी रूप से और कोई भी प्रक्रिया नहीं है, जो आप शॉर्टकट में बच्चे लेते हैं। तो इसमें मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, जिस तरीके से आप शॉर्टकट में बच्चे लेते हैं, अभी चल भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आप ट्रैफिकिंग में आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, बच्चे भी लिए जा सकते हैं और इवन पूरी फैमिली को ट्रैफिकिंग में एफआईआर हो सकती है। तो सिर्फ़ 2 ही प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप बच्चे जो हैं एडॉप्ट कर सकते हैं लीगल वे में। जी बिल्कुल। तो जानकारी ही सुरक्षा की जननी मानी जाती है। तो इसलिए सही जानकारी के साथ और सही प्रक्रिया के साथ ही अगर हम ये कदम उठाएँ तो न सिर्फ स्वयं को कलंकित होने से बचाएँगे बल्कि किसी बच्चे को एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य देने का जो हमारा सपना है, ये भी मकसद पूरा होगा। और आइए अब जानते हैं कि किस उम्र तक के बच्चे को गोद लिया जा सकता है और बाल कल्याण समिति इसमें इसकी क्या भूमिका है? स्नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे। जी, 18 साल तक के बच्चों को गोद लिया जा सकता है। जी, पहले 6 साल तक के ही बच्चों का था, लेकिन अभी जेजे एक्ट जी। 2022 में अमेंडमेंट हुआ है, हुँ, हुँ। जिसमें अभी ये हो गया है कि आप 18 साल तक के बच्चों को गोद ले सकते हैं। जी, और बाल कल्याण समिति में इसमें रोल है कि जैसे अगर कोई भी बच्चा आता है, समिति के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो संस्था में जाता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, बता नहीं पाता कहाँ से आए हैं, क्या जी। ठीक है? तो उसमें हमारा बस रोल इतना ही है बच्चों को लीगल फ्री करना। हुँ, हुँ। कि मीन्स बच्चे ये फ्री हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं है। इसमें होता क्या है कि 60 दिन, 2 महीने तक जो है हुँ, हम एडवर्टाइज़मेंट के लिए निकालते हैं कि क्या ही पता, हो सकता है बच्चा कहीं से भटक के आ गया या कहीं मिसिंग है। जी। हम लोग पेपर में लोकल हुँ, हुँ। न्यूज़पेपर में एड निकालते हैं। हुँ, हुँ। 2 महीने तक बच्चा जो है वो एड निकलता है। और अगर जैसे कोई भी क्लेम नहीं करता है, तो ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति का रोल ये है कि बच्चे को लीगल फ्री करती है। जी, कि मीन्स इनकी कोई भी फैमिली नहीं है। ये बच्चा जो है अब गोद की प्रक्रिया में आगे दिया जा सकता है। तो बाल कल्याण समिति का एक रोल है लीगल फ्री करने के लिए जी, और बच्चा फिर उसके बाद प्रोसीडिंग में गोद जी। सारा पे जो है रजिस्टर उसको फोटो फोटोग्राफी हो जाती है, फिर वो बच्चा जो है एडॉप्शन जी, बिल्कुल। शिशिर जी आपसे यहीं पर हम जानना चाहेंगे कि माता-पिता में से यदि कोई एक नहीं है, तो कोई अकेला व्यक्ति अगर गोद लेने का इच्छुक है, तो क्या वो बच्चा गोद ले सकता है?
तो बिल्कुल सिंगल फैमिली भी बच्चा गोद ले सकती है, जी, और उसकी क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई मेल मेंबर है जी। तो वो सिर्फ बालक को गोद ले सकता है, और फीमेल है तो वो बालक या बालिका दोनों में से किसी को ले सकती है, और 40 साल मिनिमम एज होनी चाहिए उनकी जी। सिंगल पेरेंट की हुँ। अडॉप्शन करने के लिए। जी, बिल्कुल। और अब महत्वपूर्ण सवाल कि फॉस्टर केयरिंग और गोद लेना दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फॉस्टर केयरिंग है क्या? जी। फॉस्टर केयरिंग बिल्कुल रिवर्स है कि जब हम एक बच्चे को शेल्टर होम में रह रहा हो या कहीं अलग रह रहा हो, माँ-बाप उसके नहीं हैं, जी। तो कोई भी एक दंपत्ति बन करके उन बच्चों को फॉस्टर केयर ले सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन सरकार का भी मानना है कि बच्चे जो संस्थाओं में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनको संस्था से निकाल कर के हम परिवार में रखें। हुँ, हुँ। इसलिए उन्होंने फॉस्टर केयर स्कीम भी चलाया हुआ है, हुँ, हुँ। और फॉस्टर केयर स्कीम के तहत अगर कोई गरीब परिवार है, जी। अगर किसी के बहन-भाइयों के लड़का मर गया, वो मामा-मामी पालना चाहते हैं, मगर वो खुद गरीब हैं, तो वो कह रही है सरकार कि बच्चे को आप रखिए, उसके लिए हम ₹4000 महीना आपको अ, एक पालक पोषक करने के लिए देंगे, ताकि बच्चा परिवार में रहे, बच्चा अनाथालय में ना आए। जी। क्योंकि अनाथालय, मेरा खुद का भी मानना है कि अनाथालय में बच्चा जब रहता है तो रोटी, कपड़ा, मकान तो हम दे सकते हैं, मगर इमोशन हम नहीं दे सकते, और इमोशन खरीद के दिया भी नहीं जा सकता है। जो इमोशन परिवार में मिलता है, वो अनाथालय में नहीं मिल सकता है। तो फॉस्टर केयर के पीछे पर्पज़ यही है कि हम स्वेच्छा से बाल कल्याण समिति से अनुमति लेकर के उस बच्चे को अपने पास रख रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई-लिखाई, इन चीज़ों का अगर उठाने में सक्षम हैं तो हम उठा रहे हैं, अगर हम सक्षम नहीं है तो हम सरकार से अनुदान प्राप्त करके उस बच्चे को पढ़ाई-लिखाई आगे करें, ताकि भविष्य में एक वो अच्छा नागरिक बन सके। तो फॉस्टर केयर का कॉन्सेप्ट यही है। जी, बिल्कुल। तो फॉस्टर केयरिंग और गोद लेने में कुछ मूलभूत अंतर हैं। इसी विषय को थोड़ा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम में से कइयों की ये इच्छा होती है कि हम समाज के लिए कुछ अपना योगदान दें, कुछ अच्छा काम करें और किसी निराश्रित को घर भी दें और साथ ही साथ उसके भविष्य को भी सँवारें। लेकिन इसमें कोई हमारे और जो बच्चे हैं या जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें किसी तरीके का व्यवधान ना हो, ये बहुत सारे लोगों की मंशा होती है। तो क्या मूलभूत अंतर है दोनों प्रक्रियाओं में, इसे हम समझना चाहेंगे? जी। देखिए, फॉस्टर केयर में हमने बताया कि बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं बाल कल्याण समिति की परमिशन से। जी। 3 महीने की परमिशन पर, अगर 3 महीने के दौरान बाल कल्याण समिति भी देखती है कि बच्चा आपके एडजस्ट कर गया, और आप भी देखें कि बच्चा आपके एडजस्ट कर गया है, जी। तो फिर आप बाल कल्याण समिति के यहाँ प्रस्तुत होकर के अगले 3 महीने, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन करा सकते हैं। जी। और मगर वो बच्चा जो आपके पास है, उसका आपके चल-अचल संपत्ति पर कोई दायित्व नहीं है, जी। मतलब उसका राइट नहीं है वहाँ हुँ, पर। हुँ। मगर जिस बच्चे को आपने गोद लिया है, उसका आपके संपत्ति पर पूरा राइट्स है। जी। और एक चीज़ थोड़ा तो मैं बता दूँ कि गोद लिए हुए बच्चे को कभी हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। जी। अगर एक बार हमने अडॉप्शन कर लिया लीगल, जी। तो हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसकी हमारे संपत्ति पर उसका राइट हो जाता है। जी। एक बार हम अपने पैदा किए हुए बच्चे को अपने प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, मगर अडॉप्ट किए हुए बच्चे को हम अपनी प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते। तो फॉस्टर केयर थोड़ा-सा लिबरल है, वहाँ पर हमारे पास भी मौका रहता है, बच्चे के पास भी मौका रहता है जी। कि वो हमारी फैमिली में एडजस्ट कर रहा है या हमारी फैमिली उसके साथ एडजस्ट कर रही है, तो हम उसको फॉस्टर केयर में लेकर के रख सकते हैं। हाँ, इसमें एक अभी कारा ने चेंजेस किया है कि अगर कोई लगातार 2 साल तक फॉस्टर केयर में रह रहा है, जी। तो वो फिर लीगल एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। जी। और हमारा जो काउंसलिंग समाज परिषद का चलता है, उसमें भी हम इसी बात को ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे को आप फॉस्टर केयर में लीजिए, और अगर लगता है आपको कि बच्चा आपके साथ सूटेबल है, बच्चा एडजस्ट कर गया है, तो आप लीगल एडॉप्शन भी 2 साल बाद कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे फॉस्टर केयर में रह रहे हैं और गोद नहीं लिए गए हैं, वो उन बच्चों से अलग हैं कुछ मापदंड पर। तो अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है, जो बच्चे फॉस्टर केयर में किसी के यहाँ पल रहे हैं, उसी बच्चे को गोद लेने के लिए, तो क्या ये सुविधा भी है? मतलब अगर बच्चा उनके पास रह रहा है, तो वो वही फैमिली ले सकती है, दूसरा कोई नहीं ले सकता उसको अच्छा। एडॉप्शन में। जी। फॉस्टर केयर में अगर सपोज़ हमने फॉस्टर केयर में किसी बच्चे को लिया हुआ है और 2 साल तक रख लिया, 2 साल बाद मुझे महसूस हो रहा है, बच्चे को भी महसूस हो रहा है जी। कि हम अब इनको लीगल एडॉप्ट किया जा सकता हुँ, है, हुँ। तो हम ही को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि फॉस्टर केयर में बच्चा मेरे पास रहे जी। और इनके पास बच्चा जाकर के लीगल एडॉप्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा।
तो ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी बच्चे को हम फॉस्टर केयरिंग दे रहे हैं, तो हम उस बच्चे को गोद लेने के लिए ऑथराइज़्ड हो जाते हैं 2 साल तक, अगर सब कुछ सामान्य तौर पर सही चलता रहा तो। कोई अन्य व्यक्ति इस पे दावा नहीं कर सकता है। और इसी के साथ आगे चलते हुए अब हम समझना चाहेंगे कि कुछ लोगों को थोड़ी-सी शीघ्रता होती है, क्योंकि अगर गोद किसी वजह से सूनी रह गई है, आंगन सूना है, तो जल्दी से चाहते हैं कि हम अपने घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान कर दें। तो क्या जल्दी से गोद लेने की भी कोई प्रक्रिया है स्नेहा जी? जल्दी से गोद लेने की प्रक्रिया यही है कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने एक 7 डेज़ पोर्टल लॉन्च किया है। जी, 7 डेज़ पोर्टल मंडे एंड वेडनेसडे ओपन होता है। जी। ये कुछ आवर्स के लिए होता है, 10 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जी। अपलोड रहते हैं, हुँ, हुँ। जिसको अगर आप क्लिक करते हैं, तो 7 डेज़ पोर्टल में सोमवार और बुधवार को ये ओपन होता है पोर्टल। जी, तो जो ऐसी फैमिली है जिनको लगता है कि मतलब काफ़ी वेटिंग है, तो ये इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सोमवार से बुधवार चलता है, 10 बजे से ये पोर्टल ओपन होता है। तो उसपे कंटिन्यू आप वॉच करिए, देखते रहिए और आप क्लिक करते हैं तो वो बच्चा उसमें आता है सिलेक्शन के लिए, आप सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूर आपको वहाँ से कुछ अच्छी होप और गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिल्कुल। तो शिशिर जी, यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे कि एक सवाल ये भी उठता है कि जब बच्चे को गोद लेते हैं कोई दंपत्ति जो है, तो उसकी परवरिश उसे अपने ही नैसर्गिक बच्चे की तरह करते हैं और ऐसी सरकार और समाज की उनसे अपेक्षा भी रहती है। तो ज़ाहिर है उनकी भी कुछ अपेक्षा होगी उस बच्चे से। तो क्या वो सारे राइट्स उन माता-पिता के पास भी होते हैं जो जिन्होंने बच्चा गोद लिया हुआ है कि बुढ़ापे में वो उनकी देखभाल करें, उनके प्रति अपने दायित्व को समझें और इसके लिए उस बच्चे से क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ-साथ कर्तव्य भी है। जी, तो अगर हम लीगल राइट हमारा किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी फैमिली के ऊपर है, जी। तो जो उसके दायित्व है वो भी हमारा होता है। हुँ, हुँ। तो वो भी बिल्कुल वही कर सकते हैं। आपका आशय शायद ये है कि वृद्धावस्था में जो जी, आजकल लोग ठुकरा रहे हैं या जो कानून बना हुआ है उसको देखने के लिए, तो वो उस बच्चे के ऊपर भी लागू होगा। जी। और एक चीज़ मैं थोड़ा-सा ये भी कह दूँ कि अगर हम किसी बच्चे को बहुत प्यार से पालते हैं, हुँ, हुँ। तो शायद ना तो बच्चे को अधिकार की बात करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना तो हम बुजुर्गों को अधिकार की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जी, ये जो प्यार हमारा होता है ना, अगर इसमें सच्चाई है तो कहीं कानून की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात हम है! यही करेंगे कि बच्चों को हमेशा हम बहुत प्यार से पालें। क्या बात है! तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहारी और बहुत ही भावुकता बड़ा भरा हुआ ये वाक्य है और ये भावनाएँ हैं कि जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, जहाँ लगाव है, जहाँ ममता है, वात्सल्य है, वहाँ शायद इस तरीके की बातें उठेंगी ही नहीं। वहाँ एक-दूसरे के प्रति समर्पण और एक-दूसरे के प्रति प्रेम सहज ही सुलभ होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे कि यदि किसी को कोई ऐसा बच्चा किसी की जानकारी में आता है कि जो कहीं न कहीं उपेक्षित है, तिरस्कृत है, जिसके कोई नाथ नहीं है, तो क्या उन बच्चों को ऐसे आश्रय स्थलों पर वो अगर पहुँचाना चाहते हैं, तो स्नेहा जी कहाँ संपर्क कर सकते हैं वो? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि ये बच्चा मिला है तो उसको कहाँ रखें। जी, और अभी मीडिया और आप लोगों के द्वारा ही बहुत अच्छे मीन्स एक जागरूकता भी हो गई है जी, कि जो पहले बच्चे ऐसे मिलते थे तो ट्रैफिकिंग का शिकार होते थे या मतलब बहुत सारे एब्यूजेज़ हो जाते थे बच्चों के जी, साथ। इवन मतलब कहा नहीं जा सकता जो हमारे सामने ऐसे बच्चे पहले आते थे। जी। लेकिन अभी आप अपने नियरेस्ट थाने पे जा सकते हैं, हुँ, हुँ। 1098 पे कॉल कर सकते हैं। और सीडब्ल्यूसी होती है, हर एक जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है और डीसीपीयू है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और आप वहाँ पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपने नियरेस्ट हर जिले में चौकी होती है, थाने होते हैं, पुलिस होती है। हर एक डिपार्टमेंट में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होते हैं, है ना? सीडब्ल्यूपीओ होते हैं, तो वो उनके यहाँ बच्चे हैंडओवर करें और ये परेशान ना हो कि फिर आपको उतना बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा कि बच्चा कहाँ से पाया, किसका है। कोई ऐसा इश्यू नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप बच्चा लीजिए और बच्चा अगर ऐसा मिलता है, आपको दिखता है, थाने चले जाइए। हर जिले में बाल कल्याण समिति और हर जिले में डीसीपीयू होती है, जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, 1098 पे कॉल कर लीजिए। फ्री टू कॉल आपको लगता है जहाँ आप हैं, बच्चे बैठाए रहिए, 1098 पे कॉल करते हैं तो ज़रूर से आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। हमारी टीम जाती है, चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन जी। इमरजेंसी नंबर उस पे कॉल करेंगे, हमारी टीम जाएगी, बच्चा वहाँ से रेस्क्यू करेगी और आप भी सुरक्षित, बच्चा भी सुरक्षित। क्या बात है!
तो बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं और बहुत सारे जागरूकता अभियान भी तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक ये हिस्सा हमारा भी है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की आज जो टीम है, वो ये प्रयास कर रही है कि समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग, जिन्हें कहने को तो हम अनाथ कहते हैं, लेकिन शायद वो अनाथ नहीं है। उनका भी अपना कोई नाथ है, क्योंकि सबका नाथ तो ईश्वर ही है। हाँ, बस हमें ज़रूरत है अपना हाथ बढ़ाने की, उनकी तरफ ममता और वात्सल्य से भरी हुई नज़र उनकी तरफ उठाने की, और शायद फिर उनकी दुनिया कुछ और ही दास्तान लिखेगी। तो आइए अब इस चर्चा के उस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ संवेदनशीलता भी है और कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अगर बच्चा कुछ समय बाद अपने माता-पिता के साथ, जिन्होंने उसे गोद लिया हुआ है, असंतुष्ट अपने आप को महसूस कर रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो क्या वो वापस बैक हो सकता है? या माता-पिता ही किन्हीं सवालों से घिरे हुए हैं और उस बच्चे की देखभाल करने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं कुछ समय बाद, तो वो क्या कर सकते हैं? शिशिर जी, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ऐसे कुछ केसेस आपके सामने आते भी हों, तो ऐसी स्थिति में आप लोग का क्या निर्णय होता है? नहीं देखिए, इसमें जो बिल्कुल क्लियर कट इसमें निर्णय है कि 2 साल तक बच्चों की मॉनिटरिंग होती है, जी, कि बच्चा किसी भी परिवार में जब जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग 2 साल तक की जाती है। अगर 2 साल के अंदर फैमिली या बच्चे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो फैमिली बच्चे को वापस सरेंडर कर सकती है, या बच्चा भी लिखित में अगर वो इस कंडीशन में है कि लिख पढ़ सकता है, जी, उस समय, मगर ये प्रक्रिया 2 साल के बाद फिर ये नहीं होती है। जी। यानी कि 2 साल के अंदर-अंदर अगर हम किसी ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ कोई दुविधा है, तो उसका समाधान ढूँढ सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, ऐसी स्थिति में अभी कोई ऐसा लिखित प्रावधान नहीं तय किया गया है। और अब एक सवाल और उन लोगों के लिए, जो अपने पारिवारिक रिश्ते-नातों में ही एक-दूसरे से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या उन्हें भी उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, अपने दस्तावेज़ों को पूर्ण करना पड़ेगा, कारा पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही वो इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि इस बारे में सही उत्तर क्या हो सकता है। शिशिर जी, आपसे जानना चाहेंगे। इसमें देखिए बिल्कुल कारा की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप जाकर के अपने को रजिस्टर करा करके आप अपने उस बच्चे को गोद ले सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग स्टैम्प पेपर भी लिखवा करके ले लेते हैं। जी, और कई प्रकरण रहते हैं कि 5 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो गया तो फैमिली कहती है नहीं मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। जी, तो वो सेफ साइड है कि आप कारा के वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल रिलेटिव जो एडॉप्शन का है कॉलम वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को दीजिए और उसके थ्रू करा लीजिए। पहले ये हामा के थ्रू भी होता था, मगर हामा में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग कर सकते हैं। मगर जे एक्ट में ये सभी धर्मों के लिए है और सभी लोग इसको कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और चलते-चलते अब स्नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के कल्याणार्थ और क्या-क्या योजनाएँ हैं? जी, अ, बच्चों के लिए तो बहुत सारी योजनाएँ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। जी, क्योंकि जो ऐसी योजनाएँ हैं, इसके पहले जो योजनाएँ अगर चलती हुई थी, तो ऐसा था कि मतलब बहुत अवेयरनेस भी नहीं थी जी, और कई सारे ऐसे बच्चे थे और परिवार था जो मतलब पालन-पोषण नहीं कर सकता था, तो वो बच्चों को एक सिंपल सा था कि इनको अनाथालय में डाल देना है। ठीक। अगर माता-पिता नहीं हैं, तो रिलेटिव को पालने के लिए भी भई कुछ उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएँ हैं, जिससे कि हर बच्चे को एक परिवार हो गया है या कह सकते हैं कि हर परिवार का एक बच्चा। इसमें योजनाएँ हैं कि अभी 1 मार्च 2020 जो कोविड आया था, जी, उसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँगी ये बहुत अच्छी स्कीम थी हुँ, कि जिसमें अगर किसी भी तरीके से माता या पिता कोविड की वजह से सर्टिफ़िकेट और एक्सपायर हुए, तो ऐसे बच्चों को मंथली 4000 रुपीज़ दिया जाता था, जी, 4000 बच्चे जी, 4000 रुपए दिया जाता था कि जिससे बच्चे अपने परिवार में ही रहें और एक बच्चे के लिए 4000 बेसिक नीड के लिए उसे खाने-पीने के लिए ठीक है और सुरक्षा जो है चाचा-चाची या जी, फैमिली या फादर है या मदर है, वो कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब बहुत हल्का हो गया था कि मतलब हम क कहाँ जाएँ? फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए क्विक जो होता है ना कि क्या कर सकते हैं, हुँ, तो हुँ, ये गवर्नमेंट की जो योजना थी और इसी में ऐसा भी हुआ था कि एक पीरियड ऐसा आया था कि आपको भी याद होगा कि इट्स सडन से जो सेकंड वेव आया था जिसमें क्लियर नहीं था कि कोविड है कि नहीं है। जी,
तो उसमें भाई ऐसा तो 4000 का तो ये था कि कोविड का सर्टिफिकेट जब है तभी 4000 रुपए देंगे बच्चे को। अगर ऐसा भी हुआ था कि कई 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 ऐसी फैमिली भी माता पिता एक्सपायर हुए थे जो सडन इन्फेक्शन हुआ और ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए। जी तो गवर्नमेंट का ऐसी एक योजना आई कि मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना। तो सामान्य योजना में हर एक बच्चे को 2500 रुपए जो है महीने मिलते थे। जी ये 18 साल तक था, फिर उसके बाद 23 साल पे स्पॉन्सरशिप में वो कन्वर्ट होता था। जी तो ये बहुत अच्छा था। और अभी एक योजना चल रही है जी मुख्यमंत्री बाल सेवा स्पॉन्सरशिप योजना, जी जिसमें शहरी का जो आय है वो 96,000 रुपए से अगर कम है, वो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। और बच्चे जैसे होता है ना कि हम इसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते, तो एक कॉन्सेप्ट है अनाथालय को जो ऐसे लोग हैं वो हॉस्टल समझते हैं। जी उनको लगता है मेरा बच्चा हॉस्टल में है, तो हॉस्टल नहीं है, वो अनाथालय है जिनके माता-पिता नहीं है। तो ऐसी इस चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास रहा है कि ऐसे बच्चों को 4000 रुपए महीने मिलेंगे, जी शहरी क्षेत्र के लिए। और अगर ग्रामीण है जिनके माता-पिता भी हैं, गरीब हैं या मतलब किसी लंबी बीमारी की वजह से हैं, तो उसमें कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो स्पॉन्सरशिप योजना में है। वो आपको ये क्या कहते हैं पम्पलेट आपको मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर भी सकते हैं अपने डीसीपीओ प्रोबेशन ऑफिस में प्रोटेक्शन ऑफिसर से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं, जिसमें ग्रामीण में 75,000 से कम आय प्रमाण पत्र होगा। माता-पिता अगर गरीब हैं, तो ऐसे बच्चों को भी 4000 रुपए मिलते हैं। आरटी एक्ट के तहत आप जा सकते हैं अपने नियरेस्ट स्कूल में, ऑनलाइन फॉर्म होता है, लॉटरी सिस्टम होती है, वहाँ भी अपने बच्चों को आप एडमिशन करा सकते हैं। सुकन्या धन योजना है। और अगर चाइल्ड लेबर है तो लेबर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, वहाँ विद्या धन योजना चलती है। तो कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएँ हैं, जो मुझे लगता है इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत अच्छा अवेयरनेस होता है। और मैं सेंटर फॉर सनातन और मैम का भी बहुत थैंक यू करूँगी और इस टीम का कि हमें एक ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे ये इतने अच्छे से ये जागरूकता फैलेगी ना जी कि मुझे लगता है इसका बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। और सभी बच्चे स्कूल में अच्छे, तो अगर आपके आस-पास या सिग्नल पे ऐसे बच्चे मिलते हैं तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि उनको कोई आप भिक्षा मत दीजिए, ₹1 भी मत दीजिए क्योंकि जो ₹1 है ना, उनका भविष्य चौपट कर देगा। जी अगर हमारा भविष्य सड़क पे है, तो वर्तमान अगर सड़क पे है, तो भविष्य कहाँ होगा जानते हैं। तो ये अवेयरनेस हमें फैलाना है। आप काउंसलिंग मतलब एक एडवाइस कर सकते हैं बच्चों की कि आप स्कूल में जाएँ। तो इस अगर स्कूल टाइम में अगर बच्चे मिलते हैं तो आपका भी हक बनता है, आप रोक-टोक सकते हैं। तो प्लीज़ खुल के बोलिए, खुल के करिए, एडॉप्शन करिए और फोस्टर केयर के लिए और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए बाल कल्याण समिति, प्रोबेशन ऑफिस। और अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं, आपको लगता है बच्चा कुछ भटक रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, 112 पे भी कॉल सकते हैं, 112 पे भी इमरजेंसी नंबर है, 1098 पे भी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं। अब तक कितने मासूमों को, कितने वंचितों को गोद लिया जा चुका है, यानी उन्हें अपना परिवार मिल चुका है। शिशिर जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आंकड़े हैं आपके पास में? लगभग कितने बच्चों को अब तक हमारे देश में गोद लिया जा चुका है? अ, इतने मतलब मैं पिछले 3 साल का डाटा है मेरे पास 2019-20 में जो है 3351 बच्चों को गोद दिया गया, 20-21 में 3142 बच्चों को गोद दिया गया और 21-22 में 1991 बच्चों को गोद दिया गया। ये जो कारा की जो डाटा है, ये वहाँ से हम लोग ले पा रहे हैं। जी तो बाकी डिटेल डाटा के लिए अब तक कितने ने कारा को किया तो वो कारा की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। जी मगर पिछले 2-3 साल का जो ये डाटा था वो मैंने आपको बताया था। मोटा-मोटा अगर हम देखें तो 3 से 4000 के बीच में ये बच्चे हमारे हर साल एडॉप्शन में जाते हैं। ये पूरे देश पूरे के इंडिया का जी जी क्योंकि कारा जो है वो नेशनल वाइज काम करता है तो वो पूरे इंडिया का डाटा उनके पास रहता है। जी बिल्कुल। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि ये एक जो विषय है जो बहुत ही रोचक भी है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं कि अगर बच्चा गोद लें तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इस सवाल के जवाब के साथ साथ समाज में एक ऐसा आज सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक योगदान, छोटा सा प्रयास रहा कि अगर मन में कोई दुविधा है और इस वजह से सिर्फ आप बच्चा गोद लेने में हिचक रहे हैं, तो सारी शंका का समाधान करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसी मनोभाव के साथ आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें।
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, कुछ अनसुलझे सवालों को सुलझाया जाए, किसी मासूम को अपना बनाया जाए। इसी सोच के साथ और इसी सत्प्रयास के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च से मैं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी दीक्षित आपसे यही अनुमति लेती हूँ। तब तक के लिए, जब तक के लिए कि एक और नया विषय हमारे पास ना हो, हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार।